वेलकम एट CLC जुडिशियल। आज का हम लोगों का टॉपिक है कौन समझेगा कश्मीरी पंडितों का दर्द। आप सभी लोगों से अपील है कि राजनीति और सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता के नाते इस मुद्दे पे मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक एक संवेदनशील टॉपिक है। हम सभी लोगों के विचार कुछ अलग अलग हो सकते हैं। मेरा पर्पस किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जो रियल इशूज हैं और जो रियल सिचुएशंस हैं उनसे एजुकेशनल पर्पसेज के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आए। तो ये जो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। 1752 ईस्वी में कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी हिंदू थी। मेडाइवल इंडिया इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। वहाँ अफ़गान दुरानी एम्पायर का शासन इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1819 में महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा किया। उसके बाद इतिहास के पन्नों पर आगे आता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 और 1846 के बीच, जिसके अंतर्गत लाहौर ट्रीटी के अंतर्गत ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर दिया गया। फिर अमृतसर की ट्रीटी हुई और महाराजा गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा नियुक्त किए गए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो दो इंडिपेंडेंट नेशंस बने। अंग्रेज़ों द्वारा खेला हुआ कम्युनल कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड, जिसकी सज़ा आज तक हम सभी लोग भुगत रहे हैं। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो दो इंडिपेंडेंट नेशन बने। तकरीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि या तो इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ जा सकते थे, उनकी अपनी मर्जी थी। हम बाकी सब प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, मैं केवल जम्मू एंड कश्मीर की बात अभी करूँगा। जम्मू एंड कश्मीर की 1947 के वक्त पॉपुलेशन जो ज़्यादा थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी और उस समय राजा हरि सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा हरि सिंह पाकिस्तान में इसलिए नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान की तरफ कि वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जाने के साथ वो नाराज़ होती, और इंडिया के साथ भी नहीं आना चाहते थे क्योंकि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन नाराज़ होती। इतने में देर हो गई और पाकिस्तान इन सारी चीज़ों का लाभ उठाते हुए वहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उन लोगों को गुपचुप तरीके से हथियार और पैसा देकर गुरिल्ला वॉर के लिए उकसाता रहा। ट्राइबल इंसर्जेंसीज हुई वहाँ पर और हालात इतने बिगड़ते गए दिन पे दिन कि जो है राजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले ही दिन इसकी मंजूरी दे दी गई और इस एकॉर्ड के तहत इंडियन फोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर भेजी गई और वहाँ जो ट्राइबल इंसर्जेंसीज थी उन्हें मार भगाया गया। हालांकि पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आया। उसने 1965 में इंडिया पे चढ़ाई कर दी। उसे लगा, उसने सबक सीखा कि अमेरिका की मदद से जिस तरह से लोकल इंसर्जेंसी वहाँ पे पैदा कर रसिया की वापसी अफ़गानिस्तान से हो गई, उसी तरह वो कश्मीर को भी हथियार लेंगे और ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसमें पाकिस्तान को 1965 में मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान इतने पे भी नहीं माना। उसने 1971 में, आप सबों को पता ही है कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान का सीना चीर कर उसके दो टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश का जन्म हुआ। इन दोनों घटनाक्रम से 1947 का, 1965 का और 1971 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से समझ गया कि डायरेक्ट युद्ध में वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता
और इसलिए उसने छद्म तरीके से, गुपचुप तरीके से वहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को हथियार भेजना, पैसा भेजना, सरकार के खिलाफ उकसाना, बरगलाना, ये सब वो लगातार इस तरीके ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब के और वीडियोज़ पे, न्यूज़ चैनल पे आप सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उन वीडियोज़ का न्यूज़ क्लिपिंग और ये सारी चीज़ें नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी शॉर्ट वीडियो के मद्देनज़र। तो पाकिस्तान लगातार वो कोशिश करता रहा, और इस बीच में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे अलगाववादी गुट बन गए। मैं ज़्यादा अलगाववादी गुट की चर्चा तो नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन 3 अलगाववादी गुटों की चर्चा करूंगा। एक जिसमें था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इनकी आइडियोलॉजी थी हथियार उठाकर संघर्ष करना, कश्मीर को आज़ाद कराना और कश्मीर को एक आज़ाद देश, जम्मू एंड कश्मीर को एक आज़ाद देश के तौर पे स्थापित करना। दूसरा जो अलगाववादी संगठन था हिजबुल मुजाहिदीन, यह पाकिस्तान समर्पित पूरी तरीके से, और इनका मकसद था हथियार के द्वारा आज़ादी लेकर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। और तीसरा जो अलगाववादी ग्रुप था ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, इनका मकसद हथियार से नहीं, वार्ता के जरिए जम्मू एंड कश्मीर की आज़ादी हासिल करना और इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। क्योंकि आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जोग्राफिकल लोकेशन इस तरीके से है कि दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट, सभी एक्सपर्ट वस्तुतः यही कहते हैं कि इन भौगोलिक परिस्थितियों में एक इंडिपेंडेंट नेशन का इस्टेब्लिश होना मुनासिब नहीं है। तो ये 3 अलगाववादी ग्रुप थे वहाँ पर पाकिस्तान में। ये 3 अलगाववादी ग्रुप, तीनों को पाकिस्तान समर्थन देता रहा, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इसी बीच 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया था ताकि वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना हो सके 1986 में। और इसके रिटेलिएशन में गुलाम मोहम्मद, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के इलाके में जो हिंदू टेम्पल है उसे गिराकर मस्जिद बनाएंगे, जिसके कारण वहाँ के कश्मीरी हिंदू धरने प्रदर्शन करने लगे। 12 मार्च 1986 को अनंतनाग में दंगे हुए, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और जितने भी अलगाववादी ग्रुप थे सभी एकत्रित हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाना जाता है। मजहबी धार्मिक बातों पे, मजहबी बातों पे ये पार्टी बनाई गई। 1987 में चुनाव हुआ और चुनाव में के बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने चुनाव में बड़े पैमाने पे धांधली का आरोप लगाया और वो जो वहाँ उनके हिसाब से चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी और उन्होंने ये फैसला किया कि चुनाव से हल नहीं निकलेगा। लोकल पॉपुलेशन उनके हिसाब से जब उनके साथ थी तो उन्हें चुनाव में विजय मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अब आगे चल के अपना इरादा बनाया कि अब चुनाव का रास्ता नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हथियार का रास्ता होगा आज़ादी हासिल करने का। पाकिस्तान इन सारे मौक़ों को भुनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने लगातार हथियार और पैसों के दम पर समर्थन देता रहा और धीरे धीरे कश्मीर सेपरेशन मूवमेंट मजहबी रंग ले चुका था और मुस्लिम अलगाववादी संगठनों को इससे काफ़ी मजबूती मिली और धीरे धीरे इनका मकसद ये हो गया कि जो कोई भी इंडिया की बात करे उसे मारो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। और इसी कड़ी में उन्होंने मीर वाइज मोहम्मद फारूक शाह, जो कि कश्मीर के जामा मस्जिद के हेड थे, उनकी हत्या कर दी
चूँकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर भेजने का विरोध किया था, और उसके बाद JKLF को भी पाकिस्तान ने काफ़ी यूज किया, लेकिन पाकिस्तान में बाद में इनको भी ठेंगा दिखा दिया, इनकी फंडिंग बंद कर दी। पाकिस्तान का अपना समर्पित ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन था। इन लोगों ने 1989 में, सितंबर 1989 में पंडित टीकालाल टपलू को मार दिया। अक्टूबर 1989 में जस्टिस नीलकांत काजलू की भी इन्होंने हत्या कर दी, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी। और हद तो तब हो गई जब रूबिया सईद अपहरण केस हुआ, उसके एवज में 5 आतंकवादी छोड़े गए। 4 जनवरी 1990 में जम्मू कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर जिसका नाम आफ्ताब था, उसने हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से रोज़ इश्तिहार देना शुरू किया कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़ो नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। लगातार ये चीज़ें चलती रही। इसके एवज में 19 जनवरी को मास स्केल वायलेंस हुआ। 20 जनवरी को जो कश्मीरी हिंदू वहाँ से पलायन करने लगे, और उसके बाद से 20 जनवरी 1990 से उसके बाद से कभी भी कश्मीर घाटी में अमन चैन शांति बहाल नहीं हो पाई, और हमारी फौज ने जमकर इनका मुकाबला किया। और उसके बाद पाकिस्तान, आप जानते ही हैं, कारगिल वॉर 1999 के अंतर्गत हुआ, जिसमें हमारी फौजों ने हमारा मान सम्मान और देश का गौरव हासिल किया। 2000 में, सन 2000 में वहाँ पे अलकायदा की इन्वॉल्वमेंट के भी एविडेंसेस कुछ मिला। मार्च 2008 के अंतर्गत ब्लास्ट नियर सिविल सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट हुआ। 2008 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया कि 100 एकड़ लैंड दिया जाएगा अमरनाथ श्राइन को, जिसका मुस्लिम संगठनों ने काफ़ी विरोध किया। इसी बीच 2009 में सोफिया रेप एंड मर्डर कांड हुआ, जिसमें 2 मुस्लिम महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, उनकी बॉडी मिली थी, उसकी जांच वगैरह चली। उसके बाद 2014 में इलेक्शन कंडक्ट किया गया। मुस्लिम संगठनों ने, अलगाववादी संगठनों ने इस इलेक्शन का बड़े पैमाने पे बायकॉट की घोषणा की थी, लेकिन ये जो इलेक्शन था, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ इस इलेक्शन में। 2016 में बुरहान वानी की इनकाउंटर के दौरान बुरहान वानी की मौत हो गई। उस मौत का बदला लेने के लिए 2016 में उरी अटैक, जिसमें 19 सोल्जर्स हमारे मारे गए थे। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसमें काफ़ी 40 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। 12 उसके बाद 12 इंडियन फाइटर जेट, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर पाकिस्तान के टेरर कैंप पे धावा बोल दिया। कहा जाता है, एक अनुमान के हिसाब से लगभग 350 टेररिस्ट इस अटैक में मारे गए थे। और इन सभी हालातों के बीच, चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था, 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल था, एक तरीके से ऑटोनॉमी था, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, वहाँ के पीनल लॉज, वहाँ के एक्ट अलग, वहाँ का झंडा अलग, एक देश 2 संविधान। तो ये धारा 370 समाप्त कर दी गई, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फिर पास किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन 1990 के जो मास स्केल, मैं इसे एक्सोडस कहूँ या जीनोसाइड कहूँ, कुछ भी कह लें, क्योंकि जो 1990 में जो वहाँ हिंसा की घटनाएं हुई,
वो हमारे कश्मीरी पंडित आज भी हमारे ही देश में रिफ्यूजी जैसा जीवन जी रहे हैं। हम सभी लोगों को राजनीति सियासत से ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत के नाते अमन चैन कैसे कायम हो, शांति, ये समझ जब तक पाकिस्तान का दखल अंदाजी इस मसले में होता रहेगा तब तक अमन चैन संभव नहीं है। अब पाकिस्तान की दखल अंदाजी, अब पाकिस्तान भी, अब देखिए, अब आज के ज़माने में वो पहले वाले युद्ध नहीं रहे। दोनों न्यूक्लियर पावर संपन्न देश हैं। युद्ध अगर होता है तो इसका अंजाम क्या होगा, ये अभी से अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। ये धारा 370 लीगली जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, इस वीडियो में नहीं, मैं किसी उसके लिए दूसरे वीडियो को अलग से बनाकर उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जो भी हो, धारा 370 को, आर्टिकल 370 को ख़त्म करना कानूनी सही है या कानूनी तौर पे सही नहीं है, मैं अपने व्यूज रखूंगा उस पर, लेकिन एक दूसरे वीडियोज पे। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचारों से समझता हूँ कि एबॉलिशिंग आर्टिकल 370 इज जस्टिफाइड फॉर नेशनल इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट ने जो किया सही किया। मेरे व्यक्तिगत विचारों से आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, जैसा भी आप सोचें इस बारे में। हम लोग स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए, अब तो आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, अब तो वहाँ स्थिति नॉर्मल होनी चाहिए। जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, उन्हें पुनः वहाँ बसाना चाहिए। गवर्नमेंट को उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स वगैरह लेके आना चाहिए, ताकि उन्हें भी अमन चैन और सुकून की ज़िंदगी हासिल हो सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।